जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस में एक लेक्चर पढ़ा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वहां कुछ चर्चाएं हमने कर ली थी, बीजांड तक हमने बात कर ली थी। आज हम बीजांड से आगे चलेंगे और 3 टॉपिकों की बात करेंगे, दीर्घ बीजाणु जनन, भ्रूण कोश और प्रागण की बात करेंगे। जैसा कि हमने नर के अंदर क्या बनाया था, लघु बीजाणु जनन, सेम यहां हम क्या बनाएंगे, दीर्घ बीजाणु जनन। कैसे बनाएंगे उसकी बात करेंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो के साथ में सब्सक्राइब कर दे, इसके अलावा बेल आइकन को दबा दे जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर नया है तो कुछ कमी लगी होगी तो कमेंट के अंदर उसे भी बता दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करके आपके सामने पेश करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट आज का चैनल आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर्ड खाली है तो हम लिख देते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है मैक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, और याद करो, रिमाइंड करो, मैंने एक चीज बताता रहता हूं आपको कि हमारे पास में अगर हेडिंग है और शब्दों की नॉलेज है तो हेडिंग से हम डेफिनेशन बना लेते हैं। और मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अगर किसी हेडिंग के पीछे लगे हुए हैं तो पूरी डेफिनेशन को बनाने के लिए कायम होते हैं। जैसे कि यहां पर क्या लगा है, जेनेसिस। क्या लगा है बेटा, जेनेसिस लगा है। और याद होगा मैं आपको अक्सर कहता हुआ आया हूं कि जिस भी वर्ड के पीछे आपको जेनेसिस लगा हुआ मिल रहा है तो समझ लीजिए यहां हमें कुछ ना कुछ बनाना है। क्या बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। अब बनाना क्या है तो समझो, इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन। तो कुल मिलाकर बनाना क्या है, हमें यहाँ पे एक बीजाणु बनाना है, दीर्घ बनाना है, आकार में बड़ा होगा। मेल के अंदर क्या था, आकार में छोटा था, यहां आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम गुरु बीजाणु जनन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम गुरु बीजाणु जनन भी कहेंगे। तो 3 नाम याद रखने हैं, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, दीर्घ बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। अच्छा, ये बनेंगे कैसे और कहां बनेंगे? तो सिंपल बात याद रखो बेटा, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो बीजांड के भीतर बनेंगे। कहां बनेंगे बेटा, बीजांड के भीतर बनेंगे। अब बीजांड के भीतर बनेंगे तो सर बीजांड में तो बहुत सारी संरचनाएं थी, तो बीजांड के भीतर कहां बनेंगे, बीजांड के भीतर कहां बनेंगे? तो बेटा याद रखना, हमने आपको एक न्यूसेलस बताया था। क्या बताया था, न्यूसेलस बनाया था, जो बीजांड काय हम कह रहे थे, जो बीजांड द्वार की तरफ स्थित था, वहीं पर हमारे पास में मैक्रोस्पोरोजेनेसिस बनेगा। मैं कैसे समझाऊं इस बात को, तो समझो कि मेरे पास में एक न्यूसेलस है। क्या है, ये न्यूसेलस है। अब ये जो न्यूसेलस, ये द्विगुणित है। कहां है, द्विगुणित है। कैसा है, द्विगुणित। और ये जो न्यूसेलस है ये आगे चलकर किधर की ओर स्थित था बेटा, ये बीजांड द्वार की ओर। किधर स्थित था, बीजांड द्वार की ओर, या मैं कहूं बीजांड द्वार सिरे की कोशिका। क्या है, बीजांड द्वार सिरे की कोशिका। अब ये जो बीजांड द्वार सिरे की जो कोशिका है बेटा, इसको मैं कहूंगा एमएमसी कोशिका। क्या कहूंगा, एमएमसी कोशिका। अगर एमएमसी कह रहे हैं तो इसे हम और लगाकर मियोसाइट कोशिका भी कह देंगे। क्या कह देंगे, मियोसाइट कोशिका भी कह सकते हैं। याद करो, मैंने लघु बीजाणु में कहा था कि जहां मियोसाइट हो जाए तो वहां समझना कि हम कौन सा विभाजन कर रहे हैं, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। क्लियर बात है। अब एक चीज और याद रखो, इस एमएमसी की फुल फॉर्म क्या होगी सारे, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो एम का मतलब हो गया बेटा मैक्रो स्पोर। क्या हो गया, मैक्रो स्पोर। एम का मतलब हो गया बेटा मदर और सी का मतलब हो गया सेल। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो इसको लिखूंगा गुरु, स्पोर को लिखूंगा बीजाणु, मदर को लिखेंगे मात्र और
लिखेंगे हमें कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह रहे हैं किसको? एमएमसी को। किसको कह रहे हैं? एमएमसी को कह रहे हैं। अब एमएमसी में क्या कर रहे हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा है कि जब हम एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो हमारे पास में 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। ये जो मियोसिस है ये आगे की ओर बढ़ेगा और बढ़ करके हमारे पास में 4 अगुणित कोशिकाओं का 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगा। सेम मानव जनन के अंदर शुक्राणु जनन या आप बात करें अंड जनन के द्वारा समझ सकते हो। हमारे पास में उगोनिया बने थे, oocyte बनी थी अपने पास में, प्राइमरी oocyte बनी थी, और प्राइमरी oocyte से हम परिपक्वन फेज में आए थे, मैच्योरेशन फेज में। वहां हमने कौन सा विभाजन किया था? मियोसिस किया था। सेम मियोसिस यहां कर रहे हैं, वहां पर भी 1 से 2 और 2 से 4 बनी थी, तो यहां पर भी हमारे पास में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। वहां हमने 3 पोलर बॉडी बनाई थी, यहां हम क्या करेंगे? इन 4 अगुणित कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती है, या अपगठित हो जाती है, या अपभ्रष्ट हो जाती है, यानी टूट जाती है। कुल मिलाकर मानो गायब हो जाती है। अब 4 में से 3 को गायब करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? एक कोशिका बन गई। और ये जो एक कोशिका है ना, इसको कहूंगा बेटा एम्ब्रोयोसेक। क्या कहूंगा? एम्ब्रोयोसेक कहूंगा इसको मैं। क्या कहूंगा? एम्ब्रोयोसेक कहूंगा। ये बन गया अपने पास। 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, 1 कोशिका शेष बची थी। इस एक शेष कोशिका को क्या नाम दूंगा? एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक कैसा होगा बेटा? अगुणित होगा। कैसा होगा? अगुणित होगा। अब यहां एम्ब्रियोसेक बन चुका है, और हमने क्या कहा था? दीर्घ बीजाणु पढ़ेंगे, उसके बाद में एम्ब्रियोसेक पढ़ेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बात करें तो पहला मैक्रोस्पोर से भ्रूण कोष बन गया। अब भ्रूण कोष को हम पढ़ेंगे कि भ्रूण कोष में एक्चुअली क्या होगा। तो आप सिंपल बात समझे, दीर्घ बीजाणु जनन में क्या किया हमने? दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका से या दीर्घ बीजाणु कोशिका से एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन किया है। क्लियर बात है? अब बात करेंगे इस एम्ब्रियोसेक की हम। अब बात किसकी करेंगे बेटा? इस एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे, भ्रूण कोष की बात करेंगे कि एक्चुअली में ये भ्रूण जो है, ये भ्रूण कोष जो है वो क्या है? तो बेटा सिंपल बात समझो कि ये एक प्रकार से मादा युग्म कौदभिद है। क्या है बेटा? मादा युग्म कौदभिद, या मैं कह दूं कि मादा युग्मक है। फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट बना है। क्लियर बात है? बढ़ गया अपने पास में, चलो ठीक है, बढ़ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो एम्ब्रियोसेक है कितने बीजाणुक होगा? कितने बीजाणुक होगा? तो एक बीजाणुक होगा, तो हम कह देंगे इसको एकल बीजाणुक होता है। कैसा होता है? एकल बीजाणुक होता है। अच्छा, बड़ा किससे? आप लिखोगे दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित। भ्रूण कोश का निर्माण किससे हुआ बेटा? बीजाणु मात्र कोशिका से बना है। बन गया अपने पास में। पहली बात मादा युग्म कोदभिद, दूसरी बात एकल बीजाणु होता है, तीसरी बात दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से बना होता है। अच्छा, तो इस एम्ब्रियोसेक की संरचना कैसी होगी? तो याद रखना, इसकी जो संरचना होगी या इसकी संरचना क्या पाई जाएगी? तो भ्रूण कोश जो होती है बेटा 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय अवस्था होती है। कैसी होगी? केंद्रकीय व 7 कोशिकीय अवस्था होती है।
अच्छा, अब ये 8 केंद्र की है और 7 कोशिकीय अवस्था का फॉर्मेशन कैसे होगा, जबकि कोशिका तो हमारे पास में एक ही है। तो हम वापस से एक और पेज निकालते हैं। भ्रूण कोश बनाया, भ्रूण कोश कैसा है, कैपिटल एन में है, तो मैं इसको लिख देता हूं साहब कि एम्ब्रोयो सेक। मान लो अब ये जो एन रूपी संरचना है, ये जो एन रूपी संरचना है अपने पास में, इसके अंदर कितनी बार, 3 बार स्वतंत्र केंद्रक विभाजन करते हैं। क्या कर रहे हैं, 3 बार स्वतंत्र केंद्रक विभाजन करते हैं। या मैं सिंपल बात लिखूं, अगर केंद्रक विभाजन ना करो तो आप सिंपल विभाजन, समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे, माइटोसिस वाला पोर्शन लगाएंगे। और बेटा याद रखना, माइटोसिस में केवल क्या होगा, कोई एक कोशिका है वो टूटकर 2 बनाएगी, यानी एक विभाजन। अगर दूसरा करेंगे तो वो 2 कोशिकाएं 4 कोशिका बनाएगी, यानी कि 2 बार टूट जाएंगी। अगर अपन तीसरा करेंगे तो 4 कोशिकाएं 8 बना लेंगी। समझ गए बात को। एक पेन है, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये 2 हो गई, और ये अपना हिल गया, ये अपना हिल गया, अपना नहीं हिला, बोर्ड हिल रहा है भाई, हिल गया। एक बार तोड़ा, 2 बन गए, 2 हो गई ना। अब इन दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब 4 को तोड़ेंगे तो 8 बन जाएंगे, यानी तोड़ के देखते जाओ कितने बढ़ते हैं। या एक पेज ले लो, ये फाट गया, ये फिर से फाट रहा है, ये फिर से हिल जाता है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, हिल जाता है बेचारा। तो तोड़ते जाएंगे अपने पास। तो कितने बन गए अपने पास में बेटा, तो ये विभाजन किया तो हम कहेंगे 8 केंद्रकीय अवस्था, 8 केंद्रकीय अवस्था रेडी हो जाएगी। कितनी कोशिकीय अवस्था, 8 केंद्र। अब देखो बात मैं लिख रहा हूं केंद्रक विभाजन, हमने पढ़ा कि केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंतर्गत केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। समझ गए बात को। अच्छा अब समझो, अब ये जो 8 केंद्र या 8 केंद्र की है वह 7 कोशिकीय जो अवस्था है वो कैसी, या मेरे पास में एक पेज निकालते अपने पास में, और मैं यहां पर एक कोशिका बनाता हूं, हमने बना दी बेटा, ये हमने बना दी। अब देखो इस संरचना के अंदर देखते जाओ, एक एक चीज को हम कंक्लूज करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, एक एक चीज को निकालते। अब ये जो कोशिका बनी है इसमें 2 सिरे हैं। ये वाला जो सिरा है बेटा वो है निभागीय सिरा। कौन सा सिरा है, निभागीय। और ये जो सिरा है बेटा ये है बीजांड द्वारीय सिरा। यानी कि याद करना, जब हमने बीजांड पढ़ा था तो बीजांड द्वार ऊपर था, निभाग नीचे था। भ्रूण कोश में निभाग ऊपर, बीजांड द्वार नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 केंद्रक है, इनका बंटवारा करेंगे, 7 कोशिका है, इनका बंटवारा करेंगे। तो 3 कोशिकाएं जो होती हैं बेटा वो ऊपर पाई, 3 कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, ऊपर पाई जाती है। और इन 3 कोशिकाओं में एक एक क्या होता है बेटा, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और इन कोशिकाओं है बेटा एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहेंगे। एक चीज और याद रखना, इनकी खास बात क्या है, ये तीन आकार, आकृति में या संरचना में क्या होती है बेटा, समान होती है। क्या होती है बेटा, समान होती है, एक जैसी होती है। इतनी बड़ी वो है उतनी ही वो होगी, उसकी लेंथ इतनी है तो इतनी होगी, उतनी चौड़ाई उसकी है तो उसकी भी उतनी ही चौड़ाई होगी। ऐसा नहीं है फेर बदल होगा, तीनों सेम दिखाई देंगी। क्लियर बात है, क्लियर बात है ना।
कैसी है? अगुणित है। कैसी है? अगुणित होती है बेटा, अगुणित होती है। क्लियर बात है? चलो, अब 3 तो हमने ऊपर रख दी। अब एक कोशिका जो होती है वो नीचे पाई जाती है। देखो ये जोड़ के बढ़ा दिया और इसमें ये 2 केंद्रक बिठा दिए। इस कोशिका को हम कहेंगे केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सेंटर कोशिका या न्यूक्लियस कोशिका कह दो। और ये जो केंद्रीय कोशिका होती है ये यहां पर सबसे बड़ी होती है। कैसी होती है बेटा? सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका। कौन सी कोशिका होगी बेटा? सबसे बड़ी जो होगी वो कोशिका। क्लियर बात है? इसे हम ध्रुवीय केंद्रक कह देंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्रक कह देंगे, या मैं कहूं तो प्रोन्यूक्लियाई भी कह देंगे। क्या कह देंगे? प्रोन्यूक्लियाई भी कह देंगे। बढ़ गई तो 3 और एक 4 सेल बढ़ गई। हमें और कितनी चाहिए? 3 सेल। तो इसमें क्या होगा? एक कोशिका में बड़ी होगी, बाकी की 2 कोशिकाएं आकार में क्या होंगी? छोटी होंगी। किससे? पहली वाली से। 3 केंद्रक यहां रख दो, ये रख दिए हमने। यहां पर कुछ उंगली समान परवर्ध पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बेटा? उंगली समान परवर्ध पाए जाएंगे। क्लियर बात है? अब एक जो बीच वाली है इसको तो हम लिख देंगे अंड कोशिका लिख देंगे। बीच वाली जो है, बीच का तो जिक्र हुई है, वाली जो 2 कोशिकाएं हैं ये हम लिखेंगे सहायक कोशिका। सहायक कोशिका या ये सिनरेगिड कोशिका। क्लियर बात है? और इन दोनों को मिला करके हम लिखेंगे अंड उपकरण। उपकरण लिखेंगे, इंग्लिश में इन्हें लिखेंगे एग एपरेटस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग एपरेटस लिखेंगे। बढ़ गया? तो ये संरचना जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा एक का। क्लियर बात है? अब बात ये आती है मुद्दे की कि ये सहायक कोशिका है, ये क्या काम करेगी? तो बेटा सिंपल चीज याद रखना, सिंपल चीज याद रखना कि ये जो सहायक कोशिका है, ये जो सहायक कोशिका है, सिनरेगिड सेल्स है जो अगुणित है अपने पास में, क्या पाए जाएंगे बेटा? उंगली नुमा परवर्ध। क्या पाए जा रहे हैं? उंगली परवर्ध पाए जा रहे हैं। और ये जो उंगली नुमा परवर्ध है ये कार्बोहाइड्रेट किसका स्राव करते हैं? तो हाइड्रेट का स्राव करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट निकाल रहे हैं। और ये जो उंगली नुमा है ये परागनाल, इसको परागनाल को देते हैं। क्या देते हैं बेटा? रास्ता देते हैं। परागनाल में कौन बैठा है? परागकण बैठे। उन परागकणों को रास्ता कौन दे रहा है? सहायक कोशिका। कहां भेजने के लिए? अंड कोशिकाओं तक भेजने के लिए रास्ता कौन देगा? सहायक कोशिका। कौन देगा? सहायक कोशिका। क्लियर बात है? तो इस प्रकार से अपने पास में ये फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो एम्ब्रियोसेक की संरचना याद रखना 7 कोशिकीय 8 केंद्र का अवस्था। क्लियर बात है? और जो 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था थी वो हमने बढ़ा दी। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं रहेंगी, 3 सहायक कोशिकाएं रहेंगी। सहायक कोशिका और अंड कोशिकाएं रहेंगी। इनमें से जो होगी वो तो बड़ी होगी, और जो एक कोशिका जो बड़ी होगी बेटा वो अंड कोशिका, और जो 2 छोटी कोशिकाएं होंगी वो कौन सी होंगी बेटा? वो कौन सी होंगी बेटा? सहायक कोशिकाएं। कौन सी होंगी? सहायक कोशिकाएं। क्लियर बात है? अब हम पढ़ते परागण। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? परागण। परागण को क्या लिखूंगा बेटा मैं? पोलिनेशन। क्या लिख रहा हूं मैं? पोलिनेशन।
अच्छा, परागण एक्चुअली में है क्या? तो सिंपल बात समझो आप, यहां पे सिंपल बात समझो। एक एक पुष्प से अन्य पुष्प पर अन्य पुष्प पर पराग कणों को स्थानांतरित करने की पराग कणों को स्थानांतरित करने की जो प्रोसेस होती है वही क्या है? पोलिनेशन। या मैं कहूं, सिंपल बात समझो कि मेरे पास क्या है? परागकण। क्या है? परागकण। और ये परागकण कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पे। और परागकणों को अग्र पर पहुंचाने की जो प्रोसेस है वही मेरे पास में क्या है बेटा? परागण। पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की जो प्रोसेस है वही क्या है? परागण। अभी कैसी भी प्रकार से हो सकता है। अच्छा, परागण की जो प्रोसेस है वो कितने प्रकार? बेटा ध्यान रखो, ये दो प्रकार होती है बेटा। स्वपरागण। एक होगी स्वपरागण जिसे हम कहेंगे ऑटोगेमी, और एक होती है बेटा मेरे पास में पर परागण। कैसी होगी? पर परागण, जिसे हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन या ये लो बेटा, ये बना दिए स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, अब ये जो स्वपरागण है ना बेटा, ये दो भागों में बटा है। एक होता है स्वयुग्मन, एक है सजातीय युग्मन या सजातीय परागण। पर परागण ऐसे कैसे रहेगा? अच्छा, स्वपरागण में क्या होगा? तो याद रखना बेटा, सेम फ्लावर की चर्चा करें। किसकी बात करेंगे? सेम फ्लावर की बात करेंगे, सेम प्लांट की बात करेंगे। प्लांट तो पर परागण में भी सेम होगा, लेकिन हमारे पास में अलग अलग प्लांट होगा, जाति एक रहेगी उनकी। अच्छा समझो, यहां मैंने स्वयुग्मन बताया आपको। तो होता क्या है कि ये हमारे पास में एक क्या है? प्लांट। और इस प्लांट के अंतर्गत ये क्या लगा हुआ है? एक फूल लगा हुआ है। अब देखो, इस फूल के अंदर यहां हमारे पास में है पुंकेसर। ये हमारे पास में फैला हुआ भाग अंडाशय का, यहां से ये गया, ये प्लेट नुमा संरचना वर्तिकाग्र, बीच की नलिका नुमी संरचना वर्तिका, और अंत का अंडाशय। चलो अब देखो, यहां पर परागकण बैठा है। कहां बैठा है परागकण बेटा? परागकण कहां बैठा है? यहां बैठा है। तो यहां से परागकण उठेंगे। कहां से परागकण उठेंगे? यहां से पुंकेसर से परागकण उठे और कहां पहुंच गए? वर्तिकाग्र। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन। क्यों? सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं, सेम की बात कर रहे हैं। समझ गए बात को? अब देखो, ये आनुवांशिकी रूप से भी क्या दर्शा रहे हैं? स्वपरागण। कार्यात्मक रूप से भी क्या दर्शा रहे हैं? अपने पास में स्वपरागण दर्शा रहे हैं। क्या दर्शाते हैं? स्वपरागण दर्शाते हैं। सजातीय पुष्पों में हम बात करें तो होता क्या है? ये एक प्लांट है। ये क्या है? एक प्लांट। यहां से ये क्या निकला अपने पास में? एक फ्लावर। यहां से क्या निकला? एक फ्लावर। बात तो एक ही कर रहे हैं अपने पास में। यहां पे कौन बैठा है? यहां कौन बैठा है? पुंकेसर। यहां कौन बैठा है अपने पास में? स्त्रीकेसर। यहां से परागकण निकले, घूम फिर के वापस वर्तिकाग्र पे आ गए, तो ये कौन सा हो गया? सजात पुष्पी। यानी कि एक ही पास दो अलग अलग फूल थे, और उन फूलों में क्या हो गया अपने पास में? परागण प्रोसेस। अब किसी के द्वारा भी हो सकता है, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकता है। वही अगर पर परागण की बात करें तो इसमें दो प्लांटों की जिक्र होगी। एक प्लांट से अपने पास में ये फ्लावर निकला, यहां से फिर ये फ्लावर निकला, ये क्या बना? पुंकेसर बना दिए। यहां से अपन ने क्या किया? ये फैला दिया, ये फैला दिया, डंठल, ये डंठल, ये वर्तिकाग्र। तो यहां से उठकर चला जाएगा। अब इनमें क्या हो गया? परपरागण। समझ रहे हो बात? एक पादप से दूसरे पादप के फूल पर वो क्या होगा? परपरागण। यहां पर आनुवांशिक रूप भी क्या होगा? परपरागण के रूप में। इसके अलावा कार्यात्मक रूप से भी कैसा है? परपरागित है। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इनकी जातियां। जाति कैसी होती है इनकी? एक समान होती है। जाति कैसी होगी बेटा? एक समान होती है। तो ये हो गया अपने पास में परागण की क्रिया की बात।
आगे हम बात करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो वहां पे स्वपरागण की चर्चा करेंगे, स्वपरागण के महत्व क्या होंगे, स्वपरागण का अडेप्टेशन क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, परपरागण की भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को फैला दो, अपने दोस्तों तक भेज दो, और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।